मेरी आवाज साफ आ रही है ना बेटा? यस सर, आ रही है। बेटा फर्स्ट यूनिट मैंने आपको करवा दी है और फर्स्ट यूनिट के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट का सेकंड जो टॉपिक है, क्योंकि जो सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, वो मैंने आपको समझाया था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया जाता है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, उसके डायमेंशंस क्या हैं और कौन कौन से चार्ज कैरियर्स डिफरेंट डिफरेंट ऑफ सब्सटेंसेस में मिलते हैं। जैसे कंडक्टर्स में फ्री चार्ज कैरियर्स जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करें तो वहां पर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। तो आप सबको पता है कि व्हाट आर द चार्ज कैरियर इनसाइड द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा पढ़ने का वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। बेटा हमने क्या पढ़ना है कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, कौन से ऐसे चार्ज कैरियर्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्टर में फ्लो करवाते हैं। इन क्वेश्चंस का जवाब हमें ढूंढना बेटा। कंडक्टर के बारे में बात करें, अगर मैं एग्जांपल लूं तो मेटल्स आर द कंडक्टर्स, जैसे कि एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ठीक है, सोना है। ये सारी बेटा क्या है, हमारी गुड कंडक्टर्स होती हैं। और कंडक्टर्स की क्या खासियत होती है, एक बार ध्यान से देखे बेटा। कंडक्टर्स के अंदर अगर मैं कंडक्टर एक बना लूं तो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और जिसकी लेंथ है बेटा एल। तो हमने एक कॉपर वायर ले ली, एग्जांपल ले लो बेटा, एक कॉपर वायर ले ली हमने जो कंडक्टिंग होती है। तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, लेंथ ले ली एल। अब क्या होता है बेटा कंडक्टर्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं कंडक्टर्स में? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों होता है बता सकता है कोई बच्चा? केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि जो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। कंडक्टर्स के अंदर बेटा एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में होते हैं बेटा। और आउटर मोस्ट सेल में होने की वजह से उनका जो अट्रैक्शन का फोर्स है न्यूक्लियस के साथ वो बहुत कम होता है। इसीलिए उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती है बेटा? बहुत कम होती है। बिकॉज ऑफ द लो बाइंडिंग एनर्जी दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। हम ये नहीं बता सकते कि किस एटम का इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक एटम से दूसरे एटम में आसानी से मूव कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे है बेटा? फ्री है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? दे आर इन कंटिन्यूस मोशन, लगातार वो मोशन में होते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। बेटा इनके अंदर जो थर्मल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनों के पास, उसकी वजह से ये लगातार मोशन में होते हैं। अब बात ये आती है जब ये मूव करते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो आयंस और वी कैन से दैट एटम्स प्रेजेंट हैं, एटम आयन भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये मूव करेगा तो अपने सराउंडिंग में उपस्थित एटम्स के साथ और इलेक्ट्रॉनों के साथ कोलाइड करेगा। कोलिजन के बाद बेटा इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, फिर ये किसी और डायरेक्शन में जाएगा, किसी और में जाएगा, किसी और में जाएगा। और इस प्रकार से हमने क्या देखा? बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग freely inside the conductors, and because of collision they are changing their momentum and the direction of motion. Due to this their motion is random motion बेटा। तो इनका जो मोशन है वो कैसा मोशन होगा? रैंडम मोशन होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बेटा ये बात समझ में, इतनी इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। आ रही है बेटा? तो बेटा रैंडम मोशन की वजह से अब क्या है
हर इलेक्ट्रॉन के पास अपनी अपनी थर्मल एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं बेटा हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हर एटम के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? उनकी वेलोसिटी की वजह से। तो यानी कि हर इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी, कौन सी वेलोसिटी है बेटा? थर्मल वेलोसिटी। एवरी इलेक्ट्रॉन इनिशियली मूविंग विद द थर्मल वेलोसिटी। तो हम मान लेते हैं लेट u1 u2 अप टू un। मान लिया बेटा सारे इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी है u1 u2 अप टू un। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली में? थर्मल वेलोसिटीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई ये बात? अब रैंडमनेस है मोशन में, कोलिजन्स लगातार हो रहे हैं, तो बेटा इनका जो नेट मोशन होता है, नेट जो वेलोसिटी होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। कभी कोई इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में जा रहा है, किसी में जा रहा है, तो जो नेट मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? एवरेज थर्मल वेलोसिटी। मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों की टोटल थर्मल वेलोसिटी काउंट कर रहा हूं। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स क्या बनेगी? ये बनेगी बेटा यू एवरेज। यू एवरेज क्या होगी बेटा? u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि सारी वेलोसिटी को जोड़कर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया तो एवरेज वेलोसिटी बन गई। और ये थर्मल वेलोसिटी है, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या निकल कर आई? जीरो। इस एवरेज थर्मल वेलोसिटी के जीरो होने की वजह से ही कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी करंट नहीं होता। कब तक नहीं होता बेटा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, बैटरी ना लगाई जाए, ठीक है, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। करंट की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था बेटा? करंट की डेफिनेशन में बताया था फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, अब यहां पर चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज होता है और वो फ्लो भी कर रहा है। चार्ज भी है, फ्लो भी कर रहा है, उसके बावजूद भी करंट नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनों की एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या निकल कर आती है? जीरो निकल कर आती है। ठीक है, तो ये कारण समझ में आ गया आपको? कारण समझ में आया बेटा? यस सर। तो अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट पहली बात तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, लेकिन जब तक उस पर बैटरी नहीं अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक जो करंट रहेगा वो जीरो रहेगा। इसीलिए ओपन सर्किट में करंट कितना होता है? जीरो होता है। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा, इस बात को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं कि भाई अगर ओपन सर्किट में करंट जीरो है तो हम क्या करेंगे? अब सर्किट को क्लोज करेंगे। और क्लोज कैसे करते हैं बेटा सर्किट को? रौनक बताना, सर्किट सर क्लोज कैसे होता है? सर जब दोनों पॉइंट मतलब टोटली उसके अंदर कोई स्पेस नहीं रहता, दोनों वायर अटैच हो जाती हैं और ये कहेंगे बेटा जब हम कंडक्टर को एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो वो सर्किट क्लोज हो जाता है। समझ में आई बात? तो बेटा हमने क्या किया, फिर से कंडक्टर लिया, उसमें आपको पता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, लेंथ ले ली हमने एल। आपको पता है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अभी तक आपने सीख लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस कंडक्टर को एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि मैंने एक बैटरी लगा दी यहां पर इस प्रकार से। जैसे हम एक की को ऑन करेंगे तो ये जो बैटरी है बेटा ये क्या करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगी इस कंडक्टर के अक्रॉस। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। ये वाला हिस्सा नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, और ये
पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। तो जो कंडक्टर है उसके दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। और आपने पढ़ा था कि जब दो सिरों पर पोटेंशियल का डिफरेंस हो तो दोनों सिरों के बीच में क्या सेटअप हो जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। क्या सेटअप हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब बेटा इस कंडक्टर के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, आपको पता है बेटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुए उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। एक बात। दूसरी बात आपने क्या सीखी थी? जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो क्या होता है बेटा? उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। पढ़ा है ना बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ से। तो बेटा इन इलेक्ट्रॉनों पर जो रैंडम मोशन कर रहे थे, इन इलेक्ट्रॉनों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड आएगा ई। क्या आएगा बेटा? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा क्या? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींचेगा। ठीक है ना? तो सारे इलेक्ट्रॉनों पर बेटा, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ ई। ये एफ ई इन इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींच रहा है। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है, कोलाइड भी करेंगे, लेकिन कोलिजन होने के बावजूद भी लगातार एक्सटर्नल फोर्स लगने से सारे इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करेंगे। They start drifting towards the positive terminal of the battery because of the constant इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा? तो इसीलिए आप हम कह सकते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी के साथ, क्या बोलेंगे बेटा? ये सारे इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी के साथ टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेंगे। ठीक है? उस एवरेज वेलोसिटी को हमने नाम दिया एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोज। बेटा ये याद रखना, क्लोज सर्किट की बात कर रहा हूं मैं। इन क्लोज सर्किट इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। तो यहां पे नया कंसेप्ट पढ़ाया मैंने आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। कि जब भी क्लोज सर्किट होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। अब इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है? डेफिनेशन आपको समझ में आई? द एवरेज वेलोसिटी विद विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वीडी से। क्लियर होगी बात? अब देखो बेटा, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमने एन संख्या मानी थी। उनकी संख्या कितनी मानी थी? एन। और हर इलेक्ट्रॉन अपनी थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा था पहले। लेकिन अब क्या हुआ? इस जब भी आपको पता है, एक और बेटा न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बताओ मुझे। रौनक, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा? न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार जब किसी पार्टिकल पर फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये बात आपने पढ़ी है। तो F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है बेटा? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। तो इसका मतलब जब इन इलेक्ट्रॉनों पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों के अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पैदा कर देगा। वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाएगा बेटा? ए से।
ए का मान क्या आएगा, Fe/me, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बेटा एफ का मान क्या था, ये रहा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E/m। दिस इज द एक्सिलरेशन प्रोड्यूस्ड in an electron when it is acted upon by an external electrostatic force। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इस एक्सिलरेशन के साथ सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और आपको पता है एक्सिलरेशन कैसे आता है बेटा, एक्सिलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है। पहले सारे इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी थी, मान लिया लेट u1 u2 अप टू un, ये क्या थी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रॉनों की इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज थी ये। अब बिकॉज ऑफ द फोर्स वेलोसिटी में चेंज आया, और नई वेलोसिटी क्या होगी बेटा, v1 v2 अप टू vn, ये सब क्या होगी बेटा, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ गई आपको, पहले ये थी फिर ये हो गई, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो हमें एक इक्वेशन पता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या कहती है बेटा, कि जो v होता है, v फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at1, यानी कि बेटा क्या है, v1 क्या फाइनल वेलोसिटी, u1 क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन, t1 क्या है, t1 है बेटा, मान लिया ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, मान लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाने में, पॉजिटिव टर्मिनल तक जाने में कितना टाइम लेता है, वो हो गया t1। इसी प्रकार से सेकंड इलेक्ट्रॉन की क्या लिखूंगा, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस at2। इस प्रकार से हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन की क्या लिखनी है, un प्लस atn। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया बेटा, बेटा इतना समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये हमारी जो एक्सप्रेशंस थे बेटा फाइनल वेलोसिटीज के थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे कि क्लोज सर्किट का, देखो मैंने क्या कहा बेटा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोज सर्किट, सर्किट को क्लोज करने के बाद क्या हुआ वो तो पता चल गया, अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय v1 प्लस v2 प्लस vn डिवाइडेड बाय n। बेटा क्लोज सर्किट करने के बाद वेलोसिटी ये थी, सभी इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटीज बदल गई थी, तो बेटा अब क्या हुआ, अब जो एवरेज वेलोसिटी आएगी सारी वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, इनकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो इनकी वैल्यू आएगी हमारी, हम क्या लिखेंगे, अच्छा इस एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, तो अपन ने इसको लिख दिया vd। तो vd इज इक्वल टू v1 का मान आएगा u1 प्लस at1, u2 प्लस at2, लास्ट में un प्लस atn डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक्सप्रेशन किसका आ गया हमारा, एवरेज वेलोसिटी का। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे बेटा, u1 प्लस u2 un तक इनिशियल को जोड़ के n से भाग कर दो, प्लस एक्सीलरेशन कांस्टेंट है t1 प्लस t2 अप टू tn डिवाइडेड बाय द n। हमने क्या किया बेटा, n को एक बार u वाली टर्म के नीचे लिख दिया, एक बार t वाली टर्म के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब क्या बन गया बेटा, आपको ये पता है कि ये क्या है, ये जो है दिस इज योर एवरेज थर्मल वेलोसिटी, u एवरेज है बेटा, ये क्या है आपकी
एवरेज थर्मल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी थी इनिशियली, 0। तो वीडी हमारे पास आ गया बेटा ए, और ये क्या हो गया, एवरेज टाइम, सभी इलेक्ट्रॉनों का एवरेज टाइम, इसको हम लिख देंगे टाउ। टाउ क्या है बेटा, एवरेज टाइम। इसको अब एक नाम और देंगे, वो होगा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम होता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो ये सबका हमने निकाल लिया। अब इस प्रकार से हमारे पास ये रिजल्ट जो आ गया वो आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब एक्सेलरेशन का मान हमें पता ये है, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं हम। तो वीडी इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिखेंगे, ये रही बेटा, ये रही, ई बाई एम इंटू टाउ। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपको निकाल के बताया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और उसका एक्सप्रेशन निकालिए, तो आपको इस प्रकार से यहां तक करना है। समझ में आया बेटा, इतना समझ में आ रहा है? तो अब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, अब देखो बेटा, हम हैं, ध्यान से देखिए, हमारे पास रिजल्ट आया वीडी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ, ये एक्सप्रेशन आया बेटा। एवरेज टाइम फिक्स लेके चल रहे हैं हम, ई का मान भी फिक्स लेके चल रहे हैं। तो सिचुएशन अगर दोनों को, इसको और इसको फिक्स कर दें, तो वीडी का मान क्या आएगा, वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई व्हेन एम इज फिक्स। जब एम को फिक्स कर दिया जाए, एम क्या है बेटा, अब कंडक्टर के अंदर तो एम फिक्स है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा कंडक्टर के अंदर तो क्या है, एम फिक्स है। लेकिन अगर हम कंडक्टर की बजाय दूसरे लेते हैं, सेमीकंडक्टर्स वगैरह या सॉल्यूशन लेते हैं, तो वहां पे एम चेंज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल चेंज हो जाते हैं। दूसरी रिलेशन आई, वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फिक्स। तो ये जो दो रिजल्ट यहां से निकल कर आ रहे हैं, वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई और वीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इसका ग्राफ देखो बेटा। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ग्राफ बनाए, तो क्या आएगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो वीडी भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कब बढ़ती है, पोटेंशियल बढ़ाने से। इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से ये सारे इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। तो इसका ग्राफ ये आएगा। इसमें कंडीशन क्या है, फिर से एम फिक्स रहना चाहिए, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स जो है वो एक जैसे मास के होने चाहिए। दूसरी जो रिलेशन है ग्राफ, वो मास का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है बेटा, ठीक है। इसमें क्या है, मास अगर बढ़ेगा, मास बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की बजाय हम प्रोटॉन ले लें, इलेक्ट्रॉनों की बजाय न्यूट्रॉन ले लें, इलेक्ट्रॉनों की बजाय आयंस ले लें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जैसे अगर हमें NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं, तो NaCl में बेटा इलेक्ट्रॉनों की बजाय Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन काम करेंगे, तो इनका मास ज्यादा होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, अगर अगर फ्री चार्ज कैरियर्स का मास ज्यादा है, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, और उसकी रिलेशन आएगी ये रिलेशन आएगी। इसमें कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फिक्स कर दी, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। इतना समझ में आ गया अब आपको पता चल चुका है एक्चुअली में कि जब कंडक्टर, मान लिया ये कंडक्टर है, जब इस पर बैटरी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और जब बैटरी लगा देंगे तो क्या होगा।
जब हमने बैटरी अप्लाई कर दी तो सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, मोशन में आ जाएंगे। और डेफिनेशन क्या है, अब उठाओ बेटा दोबारा से डेफिनेशन, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब क्या हो रहा है बेटा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसीलिए मोशन की वजह से, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन की वजह से क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि अब सर्किट के अंदर करंट है। नाउ इन द क्लोज सर्किट वी कैन से दैट करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, अब बात आती है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन वीडी एंड आई। देखो बेटा, अभी अभी आपने क्या सीखा है, आपने यही तो सीखा है कि भाई अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो करंट होगा, सर्किट क्लोज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो करंट होगा। ठीक है, तो अब हम रिलेशन बनाएंगे किसके बीच में, कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशन बन रही है। फिर से हम क्या लेते हैं, एक क्लोज पाथ ले लेते हैं बेटा। ठीक है, कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ है एल, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, और हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही बैटरी को की को ऑन किया, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू कर देंगे। इनकी वेलोसिटी हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी बेटा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इतनी सिचुएशन आपको समझ में आती है बेटा। अगर आपसे अब मैं पूछूं, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ करंट, सिंपल सी बात करनी है बेटा, आपने सिर्फ डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। कोई बताएगा बेटा, कोई बच्चा मेरे को डेफिनेशन ऑफ करंट क्या होती है, करंट की डेफिनेशन बताओ बेटा। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मैं बेटा आपकी बात के अकॉर्डिंगली क्या लिख रहा हूं, करंट की डेफिनेशन लिख रहा हूं। आई क्या होता है, अभी अभी लिखा था, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही था ना बेटा। और इन्हें ये भी बात बोलनी है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखो चार्ज क्या है, चार्ज कौन है पहले तो ये बताओ, चार्ज कौन है यहां पर, इलेक्ट्रॉन फ्री है। इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना। तो बेटा हमें देखो क्या लिखना है, करंट में हमें टोटल चार्ज लेना है और टोटल टाइम, यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक आने में टोटल टाइम कितना लिया चार्ज ने। तो बेटा हमें टोटल टाइम नीचे लिखना है, ऊपर तो क्या लिखूंगा मैं, टोटल चार्ज निकालूंगा, और नीचे लिखूंगा बेटा टोटल टाइम। ठीक है, अब हमें पता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, हमें क्या पता है बेटा, अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट हो रहा है। कितनी दूरी तक ड्रिफ्ट होगा, एल लेंथ पर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने की लेंथ है एल। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज की, पहले तो चार्ज निकालो बेटा, टोटल चार्ज कितना आएगा, इसमें मान लिया एन इलेक्ट्रॉन है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या होता है बेटा, ये छोटा एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ई, तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज हो गया, ये क्या बन गया तुम्हारा, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम में बेटा, यूनिट वॉल्यूम में। और टोटल वॉल्यूम कितनी है, टोटल वॉल्यूम होती है बेटा एरिया गुणा लेंथ, ये होगी टोटल वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज कितना बनेगा, इस पूरे कंडक्टर में चार्ज कितना बनेगा बेटा, टोटल चार्ज क्यू बराबर है यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, एन ई ए एल। इतना समझ में आ गया, ये बात समझ में है बेटा।
रौनक, ज्ञानवेंद्र, सविता, समझ में आया बेटा? तो बेटा टोटल जो चार्ज है वो ये बन गया, यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज था, टोटल कंडक्टर की वॉल्यूम इतनी है, तो इस पूरे कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है? NeAl। अब बात करते हैं टाइम की। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लिया इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां तक आया, दूरी तय की L, स्पीड क्या थी Vd, तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दूरी L/Vd, क्या आएगा? L/Vd। ये टाइम की डेफिनेशन है। इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, तो करंट क्या आ गया? NeAl/L, नीचे Vd था, ऊपर चला जाएगा Vd, L से L कट गया, आंसर आ गया ANeVd। तो बेटा अब हमें क्या पता चला कि जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन आ गई। समझ में आई बेटा? दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एरिया फिक्स है, संख्या फिक्स है, ई का मान भी फिक्स है, तो ये तो कांस्टेंट हो गई। ये तो क्या हो गया? कांस्टेंट। हमें पता चला कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी है। क्लोज सर्किट में जो करंट चल रहा है या करंट जो जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स की, उतना ही ज्यादा मात्रा में करंट बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या सीखा? देखो ध्यान से, ग्राफ बना रहा हूं अब मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ किसका? करंट का। ये ग्राफ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, अब मैं दो रिलेशंस को कंबाइन करूंगा, थोड़ा सा ध्यान और देना अब आपको। क्या ध्यान डेवलप, क्या देना बेटा? ध्यान देखो, हमारे पास एक ग्राफ आ गया। एक ग्राफ पहले वाला बना लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ग्राफ बनाया था, वो आया था ये। अभी अभी मैंने बनाया है इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ग्राफ, वो भी ये आया है। ये दोनों ग्राफ सिमिलर हैं। यहां से पता चलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहां से पता चलता है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो बेटा क्या मैं ये कह सकता हूं इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के? बोल सकता हूं मैं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यस बेटा? सर, यस क्योंकि सर। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे। अच्छा, एक और बात पता बेटा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? V/L, पोटेंशियल अपॉन L। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड पोटेंशियल के। एक और रिलेशन उठा ली, तो इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? बोल इन सकते हो तीनों सर। रिलेशन से क्या मैं ये बना सकता हूं फाइनली? तो बेटा ये बात समझने की है कि अगर हम ये बना सकते हैं तो आगे जब मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा तो यही तो है ओम्स लॉ। यही तो तुमने पढ़ा ओम्स लॉ में, और आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो उसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अभी पॉइंट पे दोबारा आ जाते हैं। मैं तुम्हें क्या बताना चाहता था, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि तुम्हारा जो ये करंट आ गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहां से। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। अब हमें क्या करना है? हमें बेटा करंट डेंसिटी, ध्यान से सुनना, अब करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी को बेटा हम क्या लिखेंगे? जे। जे तथा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन बनानी है। अभी तक तो हमने देखो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन बनाई थी, अब हम बनाएंगे करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच में। एक्चुअली में ध्यान से सुनना बेटा, एक्चुअली में ये रिलेशन और ये रिलेशन एक ही है। इस रिलेशन को
इस रिलेशन की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोला जाता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए, ध्यान से सुना बेटा, अगर क्वेश्चन आ जाए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म लिखो इस रिलेशन की वीडी और आई की, तो आपको इस रूप में लिख के दिखानी है। अगर नहीं पूछे तो डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना बेटा, जे के बीच में और ई के बीच में रिलेशन बनानी है। जे क्या होता है, जे पहले मैं जे बता देता हूं। जे होता है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट पर यूनिट एरिया। किसी सर्किट में यूनिट एरिया में से जितना करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, करंट डेंसिटी से। तो इसकी यूनिट आएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट आ जाएगी बेटा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो हमें ये बनानी है, ये बनानी है बेटा। रिलेशन उठाओ, रिलेशन क्या थी, I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। एक तो ये रिलेशन थी बेटा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी रिलेशन थी वीडी बराबर है ई ई बाई एम इंटू टाउ, इक्वेशन नंबर 2। क्या तुमने ये दोनों इक्वेशन पढ़ ली है अब तक, क्या तुमने ये दोनों इक्वेशन पढ़ ली बेटा, पढ़ ली है ना। यस सर। पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बताई थी ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन बनाई थी, फिर करंट के साथ उसकी रिलेशन बनाई थी। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करो। I इज इक्वल टू ए एन ई, वीडी की वैल्यू पुट कर दो। वीडी का मान था ई ई बाई एम इंटू टाउ। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मिक्स कर दिया मैंने, तो रिजल्ट आ गया। अच्छा देखो, एरिया से भाग कर दो, फिर ये कैंसिल हो गया। आई बटे ए, आई बटे ए क्या होता है, जे। तो जे बराबर है एन ई स्क्र, एन ई स्क्र बाई एम इंटू टाउ। एक तो ये टर्म बच गई बेटा, एक आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, वो ये है। अब कहोगे देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट है कंडक्टर्स में, तो इस टर्म को क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी। क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो हमारे पास ये रिलेशन बन गई जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को ही हमने क्या नाम दिया, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ वीडी एंड आई। क्या तुम्हें ये समझ में आ गया बेटा, इतना समझ में आ रहा यस है। सर। हाँ तो जी। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था, एक कंप्लीट टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है, किससे रिलेटेड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्लोज सर्किट में करंट के फ्लो होने से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक में हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले बेटा यहां तक आपको अच्छे से पढ़ के आना है, कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेना। ठीक है, तो ये प्रिपेयर कर लोगे। यस सर। ठीक है बेटा, एक बार मैं अटेंडेंस देख लेता हूं कौन कौन प्रेजेंट है। 3 बच्चे ही प्रेजेंट हैं, सविता, रौनक और ज्ञानविंदर। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, बाकी बच्चों के पास मैं फोन करूंगा ज्यादा से ज्यादा। बेटा देखो, आज से आपकी क्लास शुरू हो गई है, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्लास लगाने की कोशिश करो ताकि मैं जल्दी सिलेबस करवा सकूं। आप क्लास नहीं लगाते तो फिर मेरा मन भी नहीं करेगा सिलेबस पूरा करवाने का, मैं फिर उसी प्रकार से फॉर्मेलिटी करने की कोशिश करूंगा। कोशिश यही है बेटा, जैसे तुम्हें क्लास में अच्छे से पढ़ाया जाता था वैसे ही मैं बोर्ड पर अच्छे से तुम्हें समझा पाऊं, इसलिए क्लास जरूर लगाया करो। मैं ग्रुप में सबसे बात करूंगा, और आप भी 12 बजे की टाइमिंग आपने दी थी, तो 12 बजे सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाया करो बेटा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके बेटा। रौनक
हाँ कौन सा टॉपिक करवाया था आज? क्यों मेरा नेटवर्क जा रहा था आज अरे आज हम्म? यो करवाया क्लोज सर्किट में जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी और यो आई मतलब करंट का फ्लो और कुछ इसी रिलेशन थी ई बटे एम इनटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हाँ हाँ जो भी था वो। अच्छा अच्छा, वो मेरा नेटवर्क जा रहा था बीच बीच में आवाज तो आवे कौन थी। हाँ सो मेरा नेटवर्क जाता बीच बीच में क्या बताऊँ मास्टर क्यों पूछता है वो बीच में बता लग जाए तेरे मास्टर ना सुना नाम मेरा मास्टर दिखा नहीं मैसेज मेरा मास्टर को हाली नाप तो आधा ही नाप दिख रहे हो। हाँ देखो तो मैंने भी दलील गाड़ी पड़ा करेगी। और इन्हों बताओ सर अब अटेंडेंस को करानी है। सर आप लगाओगे क्या अवसर पे? हम्म अवसर पे किसने की? मास्टर का था रोज अवसर देख लिया अपना एक बार तेने देखा आज मेरे तो रहे कोई अवसर। लाइफ के चाह से मखा ना टेंशन ना ले आज कुछ नहीं आया जिस दिन आओ उस दिन बता दूंगा। हम्म कुछ नहीं आ रहा असाइनमेंट असाइनमेंट सब कुछ देख लिया हमने। मेरा नहीं भी देखूंगा मैं भी, मेरा फोन ठीक हो जाए अगर तो। तेरा फोन ठीक नहीं है अब तक। हम्म, हम्म। चल ठीक है क्या बोले बाय। दुकान वाला ठीक से भाई क्या बोले मखा दुकान वाला दुकान वाला भी बेरा नहीं, बीच में तो लॉकडाउन लग गया। हरीब खुली तो बोला देखो करूंगा। हम्म, तो कहते थोड़ा कर दे हमने क्लास लगानी है। खे तो दी, बोला करूंगा कोशिश। मैं कहते कोशिश बाय। कोशिश लग रही है कर दे बाय। देखो